आज देखना है हमको भाषा के गुण, प्रकार हो गया ना। हाँ, अगला हेडिंग डालेंगे भाषा के गुण। भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं इस पे हमको चर्चा करनी है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ये हमको पता होना चाहिए भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं और भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है और संभावना होती है कि क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको पता होनी चाहिए कि भाषा आखिर है क्या। चलिए, तो भाषा के गुण की यदि बात करें तो भाषा में बहुत सारे गुण हैं, जिसमें सबसे पहला गुण होता है भाषा में परिवर्तनशीलता होती है। कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा, यहाँ पे केवल अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, भाषा मतलब दुनिया की सभी भाषाओं पर ये लागू होती है। तो पहला गुण तो यही है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। दुनिया की कोई भी भाषा सदैव स्थायी स्वरूप में नहीं हो सकती, इसका स्वरूप अलग अलग कारणों से बदलता रहता है। अब इसके बदलने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से भाषा शास्त्री जो है वो प्रमुख 3 कारणों को मानते हैं कि इसके कारण भाषा का स्वरूप जो है वो बदलता है। एक जो कारण होता है वो है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है सर? देखो, भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को आप 2 तरीकों से देख सकते हो। पहला तो ये कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो अपने आसपास की भाषाओं से, अपने आसपास की बोलियों से प्रभावित होती है। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी कोई देखोगे तो छत्तीसगढ़ी में पूर्वी छत्तीसगढ़ी अलग भाषा है, लरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और पश्चिमी छत्तीसगढ़ी अलग भाषा है जिसको खलटाही बोलते हैं। है छत्तीसगढ़ी दोनों। अंतर क्या है सर? पूर्वी जो छत्तीसगढ़ी है, जैसे आप छत्तीसगढ़ का मैप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी भाग है ना, ये किस राज्य से मिलता है? ओडिशा से मिलता है। अब इस उड़ीसा से हमारी, यानी उड़िया भाषा से हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का संक्रमण हुआ। इसके कारण भाषा का एक नया स्वरूप दिखाई पड़ता है हमको इस क्षेत्र में। इसको बोला जाता है लरिया भाषा। है ये छत्तीसगढ़ी ही, लेकिन इसका स्वरूप मूल छत्तीसगढ़ी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। इसी प्रकार पश्चिमी भाग में जब आप जाएंगे तो ये वाला बाउंड्री किससे लगता है सर? महाराष्ट्र से लगता है। अब इस महाराष्ट्र के साथ हमारी छत्तीसगढ़ी का संक्रमण हुआ, तो छत्तीसगढ़ी और मराठी के मिश्रण से एक नई भाषा बनी जिसको आप बोलते हो खलटाई भाषा। तो सर, हर भाषा हर अपने आसपास की क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित होती है। ये भाषा की परिवर्तनशीलता का पहला कारण बनता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भाषा है अपने आसपास की भाषाओं से प्रभावित हो रही है तो उसका स्वरूप सदैव एक समान रह सकता है क्या? नहीं सर, उस पर दूसरी भाषा का प्रभाव तो पड़ना ही है। ठीक। दूसरी चीज, एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है, ये भी क्षेत्रीयता का ही प्रभाव है। जैसे आज छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि सब यही एरिया खराव ना, हराव नहीं। हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे छत्तीसगढ़ी हम बोलते हैं तो मध्य क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी, यानी मध्य छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी को यदि आप देखोगे तो ये उत्तरी क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी से बिल्कुल अलग है। अरे उतना छोड़ो, आप रायपुर में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं आबो जाबो। कोई बिलासपुर या जांजगीर या कसडोल बलौदा बाजार वाले हो गए, आहा जहां हो जाता है उधर, होता है कि नहीं सर? हाँ, ए लंग ओ लंग, इधर बोलते हैं एती ओती, इधर ए लंग ओ लंग चालू हो जाता है भाषा वही, स्वरूप क्या हो गया सर? बदल गया। इस बदलाव के पीछे कारण क्या है? क्षेत्रीयता। तो क्षेत्रीयता के कारण भाषा का स्वरूप जो है ये बदलता रहता है। दूसरा कारण होता है भाषा पर समय का प्रभाव। समय के कारण भाषा जो है ये अपना स्वरूप बदलती है। मानवीय जो प्रवृत्ति होती है वो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारी मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि आप कठिन शब्दों को अपने तरीके से सरल करके उच्चारित करो। यही कारण होता है कि बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द जो उच्चारण करने में कठिन है, उसको हम अपने तरीके से सरल करते जाते हैं। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप बोलते हैं तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट आता है।
तत्सम शब्द क्या होते हैं सर? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं। तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द हैं जो आए संस्कृत से हैं लेकिन वर्तमान समय में उनका स्वरूप संस्कृत से भिन्न है। ये हुआ क्यों है सर? ये हुआ इसलिए है क्योंकि हमारे उच्चारण में सरल जो शब्द पड़ता है हम उसी शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे सर, जैसे मान लो हमारे लिए ये बोलना कठिन था सर, हमने इसको सरल कर दिया, बना दिया कोक। हमारे लिए जैसे हस्त बोलना कठिन था, हमने कर दिया इसको हाथ। हमारे लिए हस्ती बोलना कठिन था, हमने इसको कर दिया हाथी। हमारे लिए अखरोट बोलना कठिन था, हमने इसको बना दिया अखरोट। हमारे लिए कपर्दिका बोलना कठिन था, हमने इसको सरल करके कौड़ी बना दिया, है कि नहीं? हमारे लिए कपाट बोलना कठिन लगा हमें, तो हमने क्या कर दिया? किवाड़ बोल दिया। हमारे लिए कदली बोलना कठिन था, हमने इसको केला बना दिया। हमारे लिए नारिकेल बोलना कठिन था, हमने इसको नारियल बना दिया। कारण क्या है सर? उच्चारण में सरलता। जो शब्द हमको उच्चारण में सरल लगते हैं हम उसको उसी रूप में उच्चारित करने लगते हैं। समझे बात को? तो समय का प्रभाव यही है। समय के प्रभाव के पीछे मानवीय प्रवृत्ति ही होती है जो कि हमें कठिन शब्दों का उच्चारण करने से रोकती है और ये कहती है कि आप कठिन शब्दों की जगह उसको सरल करके उसका उच्चारण करो। क्षीर बोलना कठिन था, खीर बोल दिए। दुग्ध बोलना कठिन था, दूध बोल दिए। बोलते हैं ना? क्यों बोला सर हमने? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति में है कि हम शब्दों को सरल करके बोले। वर्तमान स्वरूप में जो समय है, जो शब्द का स्वरूप है वर्तमान समय में, स्वाभाविक सी बात है कुछ समय पहले, हो सकता है 500 साल पहले, हो सकता है 100 साल पहले, हो सकता है 300 साल पहले, भाषा का वो स्वरूप नहीं रहा होगा। जैसे आज जो आप हिंदी बोलते हैं, आप बताइए क्या 100 साल पहले क्या यही स्वरूप विद्यमान रहा होगा भाषा का? स्वाभाविक सी बात है, आप बोलेंगे नहीं सर, अलग तरीके से बोली जाती थी भाषा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमने नया निवेशित किया है, हमारी भाषा में नया इनपुट डाला है। तो समय का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है। तीसरी चीज जिसके कारण भाषा अपना स्वरूप बदलती है वो है सांस्कृतिक संक्रमण। क्या है सर सांस्कृतिक संक्रमण? सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब होता है दो संस्कृतियों का आपस में मिलना। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो वहां पर एक संस्कृति के कुछ तत्व दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति के तत्व पहली संस्कृति में आ जाते हैं। जिन तत्वों का लेन देन होता है उसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं संस्कृति नंबर 1 और यहां लिखता हूं मैं संस्कृति नंबर 2। मान लीजिए इनका संक्रमण हो रहा है तो कुछ चीजें यहां से निकल करके यहां आ जाएंगी, कुछ चीजें यहां से निकल करके संस्कृति दो 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 बताया ना, लिखित मौखिक सांकेतिक का व्याकरण नहीं होता है। एक दो, ठीक है। तो संस्कृति नंबर 1 और संस्कृति नंबर 2 इनका हो रहा है संक्रमण, ठीक है। क्या चीजें हैं सर जो यहां से यहां जाएंगी और यहां से यहां आएंगी? तो पहली चीज जिसका लेन देन होता है वो है शब्दों का लेन देन। कुछ इस संस्कृति के शब्द इस संस्कृति में आ जाते हैं और कुछ इस संस्कृति के शब्द इस संस्कृति में आ जाते हैं। दूसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है रीति रिवाजों का। रीति रिवाज कुछ यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, कुछ यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे। और तीसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है साहित्यों का लेन देन, जो यहां से यहां और यहां से यहां आ जाते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं इनका लेन देन होता है जब भी दो संस्कृतियों का आपस में मेल होता है। जैसे सर, जैसे मान लीजिए हमारी संस्कृति का यानी भारतीय संस्कृति का हिंदी संस्कृति का मेल हो रहा है किसी दूसरी संस्कृति से, अंग्रेजी संस्कृति से, तो सबसे पहली चीज जिसका लेन देन होगा वो क्या है सर? शब्द। इसलिए आप आज देखना हमारी भाषा
हमारी भाषा में हम जाने अनजाने में ना जाने कितने शब्द अंग्रेजी के बोल चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम उनको हिंदी की तरह ही व्यवहार में लाते हैं। तो ये शब्द जो है वो एक संस्कृति से निकल करके दूसरी संस्कृति में आ गए। दूसरी चीज, रीति रिवाजों का लेन देन। कल ही मनाया होगा वैलेंटाइन डे। ठीक है, वो मूल रूप से हमारी संस्कृति में था क्या? नहीं सर। ठीक है, लेकिन मनाने वाले मनाते हैं, आज भारत में देखिए आप। ठीक है, तो दूसरे संस्कृति से, मतलब पहली संस्कृति से दूसरी संस्कृति में चीजें आ रही हैं। तीसरी चीज जिसका लेन देन होता है वो है साहित्यों का लेन देन। आप आज अंग्रेजी में लिखे गए साहित्यों को समझ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि रूसो, वर्डेयर या ओ हेनरी की कहानियां कैसी होती थी, वो छोड़िए। मीन कैम्फ कैसी किताब थी? मीन कैम्फ सुने? हिटलर की आत्मकथा। वो मूल रूप से अंग्रेजी में भी नहीं लिखी गई है, वो लिखी गई है जर्मन भाषा में। उसको भी आज समझ सकते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहता था, क्या करना चाहता था अपने जीवन में, आप बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसकी अनुवादित पुस्तक आपके पास उपलब्ध है वर्तमान में। तो हुआ क्या है सर? संस्कृतियों का मेल हुआ, उस संस्कृति का साहित्य आपकी संस्कृति में आ गया है। क्लियर है? तो ये तीन चीजों का लेन देन होता है। अब हमारे व्याकरण के नजरिए से देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है शब्द। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है विदेशज शब्दों का। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द होते क्या है सर? जो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न होकर हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द। ये आए कहां से हैं? ये दूसरी भाषाओं से निकल करके हमारी संस्कृति में या हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो भाषा बदली कि नहीं बदली? दूसरे शब्दों का निवेश हुआ हमारी भाषा में, तो क्या हमारे भाषा का स्वरूप बदला? बिल्कुल बदला सर, उसका स्वरूप चेंज हो गया, बदल गया। तो ये तीन कारण जो भाषा शास्त्री मानते हैं कि किसी भी भाषा के परिवर्तनशीलता के पीछे सबसे बड़े कारण के रूप में विद्यमान होते हैं। भाषा का सबसे पहला गुण यह है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरी चीज, दुनिया की प्रत्येक भाषा यादृच्छिक होती है, या यूं कह सकते हैं कि भाषा में यादृच्छिकता होती है। यादृच्छिकता को अंग्रेजी में बोला जाता है रैंडमनेस। अब ये समझ आ गया होगा सर, ये नहीं समझ आया होगा, है कि नहीं? हाँ, क्या है सर यादृच्छिकता? देखो, हमारी हिंदी में या किसी भी भाषा में यादृच्छिकता को आप दो रूपों में देख सकते हैं। यादृच्छिकता का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, जैसे आप लोग गणित में एक सवाल हल करते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता जानते हैं? प्रोबेबिलिटी वाला जो एक यूनिट होता है। एक थैले में लाल गेंद, हरी गेंद, पीली गेंद रखी है, एक व्यक्ति 2 बार हाथ डुबाकर निकालता है, क्या संभावना है कि वहां हर बॉल सफेद ही हो? आता है ना क्वेश्चन? यादृच्छिक उठाया गया, ऐसा आता है वो शब्द। तो यादृच्छिक का मतलब बिना सोचे समझे, यादृच्छिकता है वो, रैंडम आपने पिक कर लिया। तो भाषा में भी क्या होती है सर? यादृच्छिकता होती है, और ये यादृच्छिकता आपको दो रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला, प्रत्येक भाषा में प्रत्येक वस्तु का एक नाम होना, ये यादृच्छिकता है। जैसे आप जिस पर बैठे हैं, हिंदी में यही वस्तु कुर्सी है और अंग्रेजी में यही वस्तु क्या है वही। ऊपर जो घूमता है ये हिंदी में पंखा है और अंग्रेजी में यही वस्तु क्या है? फैन है। पीछे जहां से हवा आती है वो हिंदी में खिड़की है और अंग्रेजी में वही वस्तु क्या है? एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है। तो हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होना, ये यादृच्छिकता है। समझे बात को? दूसरा, नामकरण के पीछे तर्कों का अभाव होना, तर्क ना होना। नामकरण के पीछे तर्क का ना होना, ये भी एक प्रकार की, बस रैंडम नाम दे दिए। कौवा को कौवा क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोला जाता है, टेबल क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं। दीवार को दीवार ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। समझे बात को? तो नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होना, यह भी यादृच्छिकता का एक प्रकार है। तो दुनिया की हर भाषा में ये दो चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। एक, दुनिया की हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होगा,
और अगर नहीं है तो विदेशी भाषा से उसको ले लिया जाता है। जैसे क्रिकेट, हमारे यहाँ क्रिकेट खेल नहीं था, हमने उसको बाद में अपनाया। अब जाहिर सी बात है, हमने बाद में अपनाया तो हमारे शब्दकोश में उसके लिए शब्द होगा क्या? नहीं होगा सर। उस स्थिति में हमने विदेशी भाषा से एक शब्द उठाया क्रिकेट और उसको अपना लिया। अलमारी, आलू, गोभी, बोतल, सब विदेशज शब्द है। ये विदेशज शब्द हमारी भाषा में इस कदर घुल मिल गए हैं कि हम उसमें भेद करना भी नहीं चाहते हैं। अब बोलने में सरल है ना, कौन उतना पचड़े में जाए। ठीक है, बोलने में सरल है, छोड़ो ना। अब आलू जा करके दुकान में जा करके थोड़ी उसका एक लंबा चौड़ा संस्कृत का नाम बोलोगे। ठीक है, चलो, ये दूसरा गुण है भाषा का। तीसरा गुण जो हर भाषा में होगा कि हर भाषा सदैव कठिन से सरलता की ओर अग्रसर होती है। दुनिया की हर भाषा में ये गुण होता है कि हर भाषा हमेशा शुरुआत में कठिन होगी, धीरे 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 करके क्या होती जाती है? सरल होती जाती है। इसीलिए चूंकि भाषा का स्वरूप ऐसा होता है कि वो शुरुआत में कठिन होती है, बाद में सरल होती है, इसीलिए कबीरदास जो हैं वो भाषा को बहता नीर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कबीरदास का कथन है। क्या कहा है उन्होंने? भाषा को बहता नीर। पानी को देखो ना, हमेशा उसका उसका प्रवाह जो होता है वो हमेशा ऊपर से, ये होता है ना, यही होता है ना, ढाल के साथ। इसीलिए कबीरदास भाषा को क्या कहते हैं? बहता नीर कहते हैं। तो ये तीन गुण अच्छे से याद रखना। पहली चीज, हर भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशीलता भाषा का आवश्यक गुण होता है। दूसरा, यादृच्छिकता का गुण होगा। और तीसरा, भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है, अग्रगामी होती है। ठीक, अब अगला हेडिंग डालेंगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हिंदी भाषा का विकास क्रम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सारी चीजें? चलिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या मतलब हुआ सर? हिंदी भाषा का विकास क्रम कहने का, देखो, दुनिया की हर भाषा का एक निश्चित विकास क्रम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज हमने निर्णय किया कि भाई कल से कोई नई प्रकार की भाषा बोलेंगे और कल से ही उसका चालू हो जाए प्रचार, ऐसा नहीं होता। दुनिया की हर भाषा धीरे 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 करके विकसित होती है। वैसे ही वर्तमान में जब आप हिंदी का स्वरूप देखते हैं तो वर्तमान हिंदी का स्वरूप अचानक से 1947 के बाद नहीं आ गया है। भारत आजाद हुआ, चलो अब से ये भाषा हम बात करेंगे, ऐसा नहीं। इसका भी एक निश्चित विकास क्रम है। हिंदी का विकास क्रम जुड़ा होता है संस्कृत से, क्योंकि हिंदी एक आर्य भाषा परिवार की भाषा है। दुनिया भर की जितनी भाषाएं हैं, दुनिया में जितने भाषा है ना, उनको भाषा शास्त्रियों ने अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा है, जिसमें से हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ध्यान रखेंगे, भारोपीय परिवार के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और चूंकि हिंदी का विकास क्रम जुड़ा है किससे? संस्कृत से, इसीलिए हिंदी एक आर्य भाषा है। कभी क्वेश्चन आए, ध्यान रखना ये दोनों शब्द। हिंदी कैसी भाषा है? आर्य भाषा है और भारोपीय शाखा के अंतर्गत आती है। भारोपीय इसलिए क्योंकि भारतीय प्लस जो यूरोपीय उपमहाद्वीप है, इनको मिला करके एक भाषा परिवार है। तो भारतीय यूरोपीय है, इसीलिए हिंदी भाषा भारोपीय शाखा की भाषा है। और चूंकि इसका विकास क्रम संस्कृत से जुड़ा है, इसीलिए ये आर्य भाषा है। आर्य भाषा कहने का मतलब सर, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य को जान रहे हैं ना? आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, इसीलिए संस्कृत जो है इसको आर्य भाषा के अंतर्गत माना जाता है। अब संस्कृत से जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है, सबके सब आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत मानी जाती है, उसी फैमिली ट्री के हिस्से हैं ये। चलिए, तो संस्कृत की बात करें। संस्कृत को यदि आप देखेंगे तो संस्कृत अपने प्राचीनतम स्वरूप में हमको दिखाई पड़ती है वेदों में। सुना है आपने? ऋग्वेद दुनिया में सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य के रूप में है हमारे पास। सबसे लिखित यदि कोई टेक्स्ट हमारे पास है, सबसे प्राचीनतम, तो वो कौन सा है सर? ऋग्वेद है। वेदों का जो काल है ये माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और जो संस्कृत थी, जो वेदों की संस्कृत है, उसको नाम दिया जाता है
वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वेदों की संस्कृत को आप क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। ये जब आप वैदिक संस्कृत देखेंगे तो इस वैदिक संस्कृत में आपको दो गुण दिखाई पड़ेंगे। दो गुण आपको दिखाई पड़ते हैं। एक आपको दिखाई पड़ता है योगात्मकता का गुण। वैदिक संस्कृत योगात्मक भाषा थी और दूसरी वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा थी। योगात्मक क्यों थी सर? क्योंकि जब आप वैदिक संस्कृत को देखेंगे तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ना, हिंदी अलग, भाषा अलग, का अलग, विकास क्रम अलग, ऐसा वैदिक संस्कृत में ये सुविधा नहीं थी। वैदिक संस्कृत में शिरोरेखा को बिना खंडित किए लिखा जाता था। शिरोरेखा बोला जाता है, ये जो ऊपर की लाइन है ना, शिरोरेखा, या इसी को सुरेखा बोलते हैं। तो इस शिरोरेखा को खंडित किए बिना टेक्स्ट लिखे जाते थे। तो कभी कभी ये भ्रम होता था कि भाई एक लाइन में एक ही शब्द लिखा है क्या, होगा ही भ्रम, जाहिर सी बात है। तो वेदों में, वेदों की रचना इसी पद्धति से की गई थी। ये उनके लिखने का तरीका था, लिखने की रीति थी ये। तो योगात्मक भाषा इसलिए थी क्योंकि सारे शब्द आपस में जुड़े हुए थे। दूसरा, वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा थी। आप पढ़े होंगे कि वेदों में जो श्लोक होते हैं उनको श्लोक नहीं कहा जाता, उनको ऋचा कहा जाता है। सुने, ऋचा। और ऋचाओं को पढ़ा नहीं जाता, ऋचाओं को गाया जाता है। अलग अलग छंद होते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब आप वेद पढ़ने के लिए जाएंगे किसी भी गुरुकुल में, तो वहां पर आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पहले दिन गए और पहले दिन से ऋग्वेद धरा दिए, लो पढ़ो, ऐसा नहीं होता। वहां पर वेद पढ़ने के पहले आपको 6 वेदांग पढ़ाए जाएंगे। 6 वेदांग, नाम सुना है आपने? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, हाँ, व्याकरण और छंद। ये 6 अंग होते हैं वेद के। इसमें ये जो छंद वाला भाग है, छंद के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं सर? छंद के अंतर्गत जो मात्राओं और वर्णों से बंधी हुई रचनाएं होती हैं उन्हीं को छंद कहते हो। आप पढ़ते हो ना, 13-11, 11-13 रटते रहते थे पहले, 16-16, 15-16, ठीक है। वो मात्राओं की संख्या है, और मात्राओं की संख्या और वर्णों की संख्या के आधार पर जो रचना की जाती है उसी को कहा जाता है छंद। तो छंद इसीलिए पढ़ाए जाते थे ताकि आप वेदों को पढ़ने में सक्षम हो पाओ। तो वेदों की रचना जो थी वो पद्यात्मक रूप में की गई थी, इसलिए उनकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? संगीतात्मक हो गई। और संगीतात्मक होने का एक कारण ये भी था, आपने ये सुना होगा कि वेद जो हैं वो श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। सुने, वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ। मतलब क्या हुआ सर? हाँ, श्रुत धातु है, श्रुत यानी सुनना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब वेदों को हस्तांतरित किया जाता था तो वहां पर श्रवण का सहारा लिया जाता था। उपनिषद की परंपरा चला करती थी जिसमें गुरु बैठते थे और अपने शिष्यों को बोल बोल करके याद करवाते थे, याद कराया जाता था कोई भी चीज। अब खुद सोचो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई चलो आज न्यूज़पेपर पढ़े होगे, है ना, न्यूज़पेपर जो भी पढ़ा होगा आपने उसको एकदम पहला पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड बोलो, एकदम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, संभव है? आज पढ़े भी हो कि नहीं न्यूज़पेपर? अरे यार, कल ही घोषणा हुई है, पढ़ना था ना आज। हाँ, इतनी बड़ी खबर नहीं पढ़े, ठीक है। उसको अगर मैं ये बोलूं कि चलो व्हाट्सएप में ही पढ़े हो, मोबाइल में, कुछ में भी पढ़े हो, वर्ड टू वर्ड एकदम सुना दो मुझे पहला पैराग्राफ, संभव है? नहीं है सर। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई लयात्मकता जैसी चीज नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं अगर आपको ये कहूं ना, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था मगर राह में, ये भी आदमी है, मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। नहीं सुने ये? पढ़े नहीं हो? याद है? अच्छा, मछली जल की जीवन उसका, क्यों याद है सर? लयात्मकता है, ठीक है। अभी बोलू ना, आशिकी पिक्चर का गाना सुनाओ, सुना दोगे? सांसों की जरूरत है जैसे कारण क्या है सर? कारण है लयात्मकता। लयात्मक चीजें हमारी मानवीय बुद्धि में जल्दी आती हैं, इसलिए तो गाना हमको जल्दी याद होता है और किताबी बातें बहुत देर से याद होती है कि नहीं? इसीलिए
बच्चों को जब सिखाने की बारी आती है तो उनको लयात्मकता के साथ सिखाने पर जोर दिया जाता है। सुने हैं ना? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली। हाँ, वही है ये। ठीक है, वहां से आता है ये। चलिए, तो संगीतात्मक चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी याद होती हैं, इसीलिए वेदों का स्वरूप, वेद चूंकि श्रुति ग्रंथ हैं, इनको याद कराया जाना है, तो उस स्थिति में संगीत का सहारा लिया जाता था। और भाषा कैसी थी इसकी? संगीतात्मक थी। ये दो गुण आपको वैदिक संस्कृत में बाकायदा देखने को मिलेंगे। अब वैदिक संस्कृत सर अल्टीमेटली है क्या? एक भाषा है। धीरे धीरे इसका सरलीकरण होता है, और सरलीकरण के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में सरल थी, और इसका उद्भव हुआ था लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में दो अलग अलग तरीकों से अलग थी। एक, इसमें शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाने लगा, यानी जो आप स्कूल में पढ़े हैं संस्कृत की किताब, वो असल में वैदिक संस्कृत नहीं है। वो किस प्रकार की संस्कृत है? लौकिक संस्कृत है। जो सुक्तियां वगैरह पढ़ते हैं ना आप, वो सब के सब क्या है? लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है। दूसरी चीज, गद्यों का लेखन जो है वो ज्यादा प्रारंभ हुआ किसमें? लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में केवल यजुर्वेद का एक भाग है जो कि हमको गद्य के रूप में मिलता है, केवल एक भाग यजुर्वेद में। बाकी पूरे का पूरा चारों वेद जो है वो पद्यात्मक रचनाएं हैं। लौकिक संस्कृत की यदि बात करें तो लौकिक संस्कृत में गद्यों का लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें आप पंचतंत्र की कहानियां नाम सुने? विष्णु शर्मा, है ना? उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां वो गद्यात्मक लिपि में लिखी, गद्यात्मक रीति में लिखी गई है। तो गद्यों का लेखन लौकिक संस्कृत से प्रारंभ होता है। अब लौकिक संस्कृत फिर से सरलीकृत होती है, भाषा है तो स्वरूप तो बदलेगा ही सर। लौकिक संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है पाली भाषा। इसका उद्भव होता है लगभग 500-600 ईसा पूर्व के आसपास। 500 ईसा पूर्व के आसपास पाली भाषा का विकास होता है। पाली भाषा को भारत की प्रथम जन भाषा का दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम जनभाषा बोले, भारत की प्रथम लोक भाषा बोले, या भारत की प्रथम देश भाषा बोले, कौन सी भाषा है? पाली भाषा। पाली भाषा संस्कृत की तुलना में बहुत सरल थी। सरल थी इसीलिए आम लोग इसको व्यवहार में ला सकते थे, आम लोगों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। तो पाली भाषा को गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में प्रचारित किया, या यूं कहा जाए अपना अपनी जो शिक्षाएं हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए माध्यम किसको बनाया? पाली भाषा को। क्यों बनाया होगा सर? तर्क चाहिए। लोगों की भाषा थी। अरे मैं आपको बोलूं, देखो भाई, भाषा जो है ना वो लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका। आप गए हो लंदन, लंदन में सब अंग्रेजी खिटपिटियाएंगे, आसपास खिटिर पिटिर अंग्रेजी चल रहा है, आप कुछ समझ तो आएगा नहीं, है नहीं? अब मान लो वहीं पे एक आदमी ऐसे मिल जाए, अरे हमारे यहाँ कका सरकार चल दीजिएगा आप ना चाहते हुए उससे बात करोगे। कारण है भाषा। ठीक है, भाषा जो है इसमें अपनत्व होता है, और गौतम बुद्ध ने इस नब्ज को पकड़ा भाषा के, और सोचा कि मैं लोगों से जुड़ूं तो उनकी भाषा में जुड़ूं। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं के लिए जो धम्म चक्र प्रवर्तन आप नाम सुनते हैं वो कौन सी भाषा में किया? पाली भाषा में। तो पाली भाषा भारत की प्रथम जनभाषा के रूप में विख्यात हुई। इसके बाद पाली भाषा का भी सरलीकरण होता है, और पाली भाषा के सरलीकरण के फलस्वरूप प्राकृत भाषा अस्तित्व में आती है। प्राकृत भाषा का विकास लगभग पहली सदी के आसपास होता है, फर्स्ट सेंचुरी सीई, है ना? फर्स्ट सेंचुरी के आसपास प्राकृत भाषा विकसित होती है। प्राकृत भाषा को भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की प्रथम भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। शिलालेखों की प्रथम भाषा कौन सी भाषा है सर? प्राकृत भाषा। शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा यदि हम किसी को मानते हैं तो वो है प्राकृत भाषा, क्योंकि हमारे पास प्राचीनतम यदि शिलालेख किसी के हैं तो वो किसके हैं सर? अशोक के, है ना? अशोक के शिलालेख है ना सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो अभी तक पढ़े गए हैं।
ऐसा नहीं है कि उससे पुराने नहीं है सर, पुराने हैं हमारे पास। धौलावीरा 10 शिलालेखों का नगर बोलते हैं उसको। 10 तो बड़े-बड़े शिलालेख हैं, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आज तक पढ़े नहीं गए हैं, बहुत चित्रात्मक लिपि होने के कारण। अशोक के शिलालेख जो हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसीलिए शिलालेखों की प्रथम भाषा होने का दर्जा हमने किसको दिया है? प्राकृत भाषा को। अब प्राकृत भाषा भी तो अंततः है तो एक भाषा ही सर, इसका भी सरलीकरण होता है। इसका सरलीकरण होता है लगभग 10वीं सदी के आसपास। अगले पेज में जा रहा हूं, समझ जाइएगा, है ना। 10वीं सदी के आसपास प्राकृत भाषा के सरलीकरण के फलस्वरूप अपभ्रंशों का जन्म होता है और अपभ्रंशों की संख्या होती है 7। कितने अपभ्रंशों में टूट गई प्राकृत? 7 भागों में, 7 भागों में बढ़ गई सर। ये 7 भाग कौन कौन से थे? देखिए, देखो पहली बार ऐसा होगा, ये जो विभाजन हो रहा है ना, पहली बार ऐसा होगा। अभी तक आप देख रहे हो कि भाषा जो है वो केवल अपना स्वरूप बदलते जा रही है। पहली बार ऐसा होगा कि भाषा अपना स्वरूप बदलेगी, लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पर। क्षेत्रीयता के आधार पर ये 7 भागों में बटी हुई है। ये 7 भाग कौन कौन से थे? देखिए, भारत का मैप बनाने आता है? आता है ना, तो बना लो पुराने वाले भारत का। ये ऐसा 7 भाग कौन कौन से थे? पहला जो भाग था उसका विकास हुआ है यहाँ पंजाब के सिंध वाले प्रांत के आसपास। इसको नाम दिया गया ब्राचड़। क्या नाम दिए? ब्राचड़। दूसरा भाग पश्चिमी दिल्ली से लेकर के राजस्थान वाले हिस्से तक विस्तृत था। इसको नाम दिया गया शौरसेनी। क्या नाम दिए? शौरसेनी। यहाँ सूरसेन जनपद हुआ करता था, है ना, इसीलिए उसके आधार पर नाम रख दिया हमने। फिर है एक भाषा, यहाँ पंजाब वाला प्रांत, भाषा को नाम दिया आपने पैशाची। फिर एक भाग इसके ऊपर, इस वाले भूभाग में, इसको नाम दिया गया खस। फिर एक भूभाग या एक भाषा जिसका क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था, ये पूरा प्रांत, ये शुरू से ही सबसे बड़ा प्रांत रहा है भारतीय इतिहास में। कौन सा प्रांत है सर? मगध। और मगध की भाषा क्या है सर? मागधी। एक भूभाग आपको दिखाई पड़ता है यहाँ, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ये भाषा यहाँ पर की हमने कहा अर्ध मागधी है। असल में अर्ध मागधी जो है वो मागधी और शौरसेनी का मिश्रण है, ठीक है। एक भाग जो इधर महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से में विस्तृत है, इसको नाम दिया जाता है महाराष्ट्री। तो इन 7 भागों में बट जाती है प्राकृत भाषा। देख रहे हो आप, क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन हो रहा है, क्षेत्रीयता के आधार पर बटी है ना भाषा, ठीक है। इस क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन का भी एक कारण है। क्या कारण हो सकता है सर? देखो, आपको थोड़ी सी ना इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो कारण जानना है तो। इतिहास जब आप पढ़ते हो तो 10वीं सदी के आसपास आपको राजपूत काल देखने को मिलता है। अब राजपूत काल में पूरा देश जो है, पूरा भारत जो है, वो छोटे 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 राजवंशों में बटा हुआ था। नाम सुना आपने? तोमर वंश, पाल वंश, है ना, इधर गुर्जर प्रतिहार चल रहा है, नीचे चोल चल रहा है, चेर चल रहा है, अलग अलग बहुत सारे राजवंश थे। इन राजवंशों के दरबारी कवि हुआ करते थे, और जो कि अपने राजा की प्रशस्ति में काव्य लिखा करते थे, राजा की प्रशंसा में काव्य लिखा करते थे। उनके काव्य ही हमको प्रमाण के रूप में आज उपलब्ध हैं, और उनके काव्यों को, उनकी रचनाओं को ही आधार बनाकर हमने ये कहा कि प्राकृत भाषा कितने अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रही है सर? 7 भागों में। और इन 7 भागों को आपने नाम दिया है अपभ्रंश। अपभ्रंश का वैसे तो मूल रूप से अर्थ होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप, तो संस्कृत के बिगड़े हुए स्वरूप को ही आपने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश नाम दिया। ये 7 भाग हैं। कालांतर में इन्हीं 7 भागों से या इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र से मराठी भाषा निकलती है, कोंकणी भाषा निकलती है, गुजराती भाषा निकलती है, ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकलती है, शौरसेनी से मारवाड़ी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, ये भाषाएं निकलती हैं। पैशाची से पंजाबी भाषा का विकास होता है।
खस अपभ्रंश से पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी जैसी भाषाएं निकलती हैं। मागधी से भोजपुरी, नेपाली, है ना, इसके अलावा उड़िया, असमिया, बंगाली या बांग्ला, ये भाषाएं निकलती हैं यहाँ से। अर्धमागधी से 3 प्रमुख भाषाएं निकलती हैं जिनके नाम कभी पूछ दे तो याद रखना। एक तो है हमारी छत्तीसगढ़ी, दूसरी भाषा है अवधी और तीसरी भाषा है बघेली। इन 3 भाषाओं का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसीलिए इन तीनों भाषाओं को सहोदरा या जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो कभी अब छत्तीसगढ़ के एग्जाम में नहीं पूछेगा तो कहाँ पूछेगा, राजस्थान में थोड़ी पूछेगा, है ना, पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। तो इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आपको वो कालांतर में आधुनिक भाषाएं विकसित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंशों से ही विकसित हुई है कौन, हमारी हिंदी भाषा। सर हिंदी तो आप बताए ही नहीं, हिंदी कहाँ विकसित हुआ? हिंदी का विकास हुआ माना जाता है इन 7 अपभ्रंशों के मिलन स्थल में, इस भाग में। इसीलिए इस भाग को अंग्रेज लोग ना काउ बेल्ट बोलते थे। हम लोग को चिढ़ाने के लिए, हम लोग गाय की पूजा करते हैं ना, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इसलिए इसको काउ बेल्ट बोला जाता था। अंग्रेज लोग चिढ़ाते थे हम लोग काउ बेल्ट बोल के, लेकिन असल में ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक, तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ना कि संस्कृत से। देखो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा सर। अच्छा, यहीं पर ना एक छोटा सा मतांतर भी देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि, है ना, एक छोटा सा ध्यान देना, एक छोटा सा ना मतांतर हमको भाषा शास्त्रियों में देखने को मिलता है, आधुनिक भाषा शास्त्रियों में। कुछ भाषा शास्त्री ये कहते हैं कि अपभ्रंशों से हिंदी सीधे बन गई, लेकिन कुछ भाषा शास्त्रियों का ये मत है कि नहीं भाई, अपभ्रंशों से पहले अवहट्टों का निर्माण हुआ और कालांतर में ये अवहट्ट परिणित हो गए किसमें, हिंदी में, यानी अवहट्ट बने, अवहट्टों से फिर निर्माण हुआ है किसका, हिंदी का विकास हुआ है। ये बताने का उद्देश्य ये था कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आए हैं, अवहट्ट पहले नहीं आते, अवहट्ट बाद में आते हैं। ठीक है, तो अब यहां से याद क्या रखना है सर? पहली चीज, ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, याद रहेगा। अवहट्ट है, अपभ्रंश का भी अपभ्रंशित रूप है। अपभ्रंश का और सरलीकृत रूप यदि देखोगे तो वो अवहट्ट के रूप में दिखता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि देखो भाषा तो स्थायी हो नहीं सकती ना। अब 10वीं सदी को देखोगे और वर्तमान में 21वीं सदी चल रहा है, लगभग 1000 साल का, 1100 साल का अंतर है कि नहीं? अभी 1100 साल तक क्या भाषा स्थायी स्वरूप में हो सकती है क्या? स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए भाषा शास्त्रियों का ये मत है कि अपभ्रंश पहले अवहट्ट में बदले, अवहट्ट फिर किस में बदल गई, हिंदी में बदल गई। तो सर यहां से याद क्या रखना है? तो सबसे पहले हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय और आर्य भाषा, ये दोनों आते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, ये डाउट मत करना कि सर किस में आएगा, नहीं, दोनों नहीं रहेगा, या तो वो आर्य देगा या तो भारोपीय देगा। ठीक, दूसरी चीज, ये पूरा सीक्वेंस एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी। कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, तो हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है? संस्कृत। और संस्कृत का भी वैदिक स्वरूप, ये आदि जननी भाषा है। लेकिन यदि पूछे हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो किससे हुआ है सर? अपभ्रंशों से हुआ है, याद रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में जो मैंने आपको फैक्ट बताया, जैसे भारत की प्रथम जनभाषा या लोक भाषा कौन सी, शिलालेखों की प्रथम भाषा किसे माना जाता है, तो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, इसको आप अच्छे से याद रहेगी चीजें। चलो, ये है आपके हिंदी में हिंदी का विकास क्रम। अब अगला हेडिंग डालेंगे, हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं भाषा से रिलेटेड। भाषा से जुड़े हुए आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं, है ना, संविधान में, वो आपको आगे जाकर के पढ़ना है। ठीक, ये वाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कल, संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भाग 17, या जिसको आप बोलते हो अनुसूची क्रमांक 8।
अनुसूची 8 भाग 17, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, केवल उन्हीं को पढ़ना है। जैसे एक आर्टिकल हो गया आपका 343, एक आर्टिकल हो गया 344, आर्टिकल हो गया 345, 350A और 351। ये 5 आर्टिकल आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये 5 आर्टिकल आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें से 1, 2, 3 और ये चार इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 4 आर्टिकल कम से कम पता होने चाहिए, ठीक है। तो कल इस पे चर्चा करेंगे और वर्तमान में जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में अधिसूचित हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में किसी को कुछ समझ ना आया हो, सर वर्ग 2 की साइंस की क्लास कितने समय और कौन से सर लेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा उमेश, ठीक है। नोटिस बोर्ड में आपको बता दिया जाएगा। चलो, कोई डाउट है? क्लियर है सारी चीजें? चलिए फिर कल मिलते हैं, पढ़िए, है। थैंक यू।